योगी राज 2.0 की शुरुआत हो चुकी है। हमारे साथ इस वक्त जो मौजूद हैं वो मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती जी हैं। बहुत स्वागत है उमा जी आपका। सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे लूंगा, एक और राज्य, एक और बार बीजेपी सरकार फिर से रिपीट करी है यूपी में, आप कैसे देख रही हैं? और योगी आदित्यनाथ फिर से सीएम बने हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? ये बहुत अद्भुत है, आनंद देने वाला है और सुकून देने वाला है, क्योंकि इस प्रदेश के लोग सपा और बसपा की, और आखिरी में जो सपा का रूल था 5 साल का, वो अपराध और भ्रष्टाचार से इतना भरा हुआ था कि लोग अमन चैन की जिंदगी जीना चाहते थे। और जिंदगी का आनंद इतना आ गया है कि लोगों ने बड़े स्वाभाविक और सहज भाव से बीजेपी को वोट दिए। और इसके लिए योगी जी का निजी जीवन, योगी जी का सरकार पर नियंत्रण, योगी जी ने जो राजनीतिक शुचिता और जो चुनौतियों को सामना किया, अब उनके सामने जो चुनौतियां हैं उनका सामना वो करेंगे, एक्सपेक्टेशंस पे फिर खरे उतरेंगे। आपने चुनाव देखा होगा इस बार का, बहुत कांटे की टक्कर बताई जा रही थी। अखिलेश यादव भी बहुत दमखम के साथ मैदान में थे, बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे थे। आपको क्या लगता है, आप वरिष्ठ नेता हैं, क्या गलती हुई होगी समाजवादी पार्टी से, कहाँ हो चुकी? समाजवादी पार्टी से गलती नहीं हुई, वक्त ऐसा था कि उनकी सरकार बन जाती थी। वो असल में इस लायक थे नहीं कि वो सरकार बना पाते, क्योंकि उन्हें परिवारवाद और जातिवाद के दायरे, वो समाजवादी कहीं से है ही नहीं, वो परिवारवादी हैं और जातिवादी हैं। बस योगायोग ऐसा हो जाता था कि वो सरकार में आ जाती थी। अब लोगों को समझ में ये बात आ गई है, वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। अभी जो उनका हुआ है मैक्सिमम है, इसके बाद उनको नीचे ही जाना है। जैसा कांग्रेस का हाल हो गया वैसा उनका भी हो जाना है। 1952 से लेकर के 1977 तक जैसे कांग्रेस ने पूरे देश के राज्यों पर राज किया और देश में, वैसे ही बीजेपी का चलेगा कम से कम 25-30 साल। पर सपा की तो सीटें बढ़ी हैं पिछली बार के मुकाबले, और वो किस बात को लेकर? अब आज अखिलेश तो वो भी बन गए, नेता प्रतिपक्ष भी बन गए विधानसभा के, उनका कहना सदन में मवाद उठाएंगे। लोकतंत्र में नेता प्रतिपक्ष तो होना ही चाहिए, और लोकतंत्र की मजबूती के लिए प्रतिपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। हो हल्ला करने से लोकतंत्र नहीं पनपता है, बल्कि लोकतंत्र पनपता है जब कोई अच्छी वैचारिक बात कही जाती है। अभी भी मैं कहूंगी कि समाजवादी अधिष्ठान पर अगर लौटना है तो परिवाद और जातिवाद से बहुत दूर होकर के समाजवादियों को और असली समाजवादियों को सामने आना पड़ेगा। हम थोड़ा ना उनका विरोध करते हैं, हम तो सम्मान करते हैं लोकतंत्र का। वही ऐसी हरकतें करते हैं कि लोग उनकी सीटें कम कर, देखे ना कांग्रेस का कितना बुरा हाल हुआ, उनकी अपनी करतूतों से ऐसा हो गया। उमर जी, अब एक वरिष्ठ नेता हैं, आपने मुलायम सिंह यादव का भी काल देखा है, आप क्या देख पाती? मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव में क्या अंतर पाती हैं आप? उस समय में कहीं थोड़ा बहुत चिंता रहती थी कुछ बातों की, लेकिन मैंने जब मुलायम सिंह जी को देखा तो हम तो विरोध में थे, और मैं युवा मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष थी। तो इसलिए मेरे को आपको मैं बताऊं, मेरे को इस समझ में ही नहीं आया कि ये समाजवादी कौन था। मुलायम सिंह जी भी समाजवादी नहीं थे, कहीं से भी नहीं। वो भी परिवारवादी थे। वो धर्मनिरपेक्षता को अल्पसंख्यकवाद मानते थे, और उनके लिए अल्पसंख्यकवाद और धर्मनिरपेक्षता एक बराबर थी। हिंदुत्व से उनको परहेज था। कार सेवकों पर उन्होंने गोलियां चलाई, अपराधियों को वो भी पूरी तरह से प्रश्रय देते थे। बलात्कारियों और व्यभिचारियों के बारे में तो वो यहाँ तक कह देते थे कि नौजवान है, ऐसा हो ही जाता है। इसलिए नाम मुझे मुलायम सिंह समाजवादी लगे, मुझे बाप बेटे दोनों ही कभी समाजवादी नहीं लगे, एक ही जैसे लगे। बीजेपी की लिस्ट भी जारी हुई, मंत्रियों के सबके नाम आ गए हैं, सभी को जगह दी गई है सारी जातियों में। डिप्यूटी सीएम्स को लेकर बहुत चर्चा थी है, आपको क्या लगता है? दिनेश शर्मा एक ब्राह्मण फेस है, ब्रजेश पाठक भी एक ब्राह्मण फेस है। जो ब्रजेश पाठक का एलिवेशन हुआ है, दिनेश शर्मा को कहीं ना कहीं वहां से हटाया गया है, आपको क्या लगता है डिसीजन सही रहेगा? दिनेश तो बहुत बड़ा नेता है उत्तर प्रदेश का, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे, यूथ कमीशन के भी वाइस चेयरपर्सन रहे हैं। हमारे यहाँ पे इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आदमी को कोई ना कोई काम करने का मौका मिलना चाहिए, बस यही महत्वपूर्ण होता है। आगे भी दिनेश को कोई जिम्मेवारी मिलेगी, वो तो बहुत बड़ा नेता, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ दिनेश का। चर्चा इस बात की भी है कि अब जो आने वाले लोकसभा इलेक्शन है उसमें यूपी बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा इस बार, क्योंकि श्रीकांत शर्मा का भी नाम चल रहा है, कई ऐसे नेताओं का नाम चल रहा है। आपको क्या लगता है कौन सबसे बेहतरीन प्रदर्शन कर सकता है, अगर आप इस बार की बात करें? अगर आप गौर कर रहे हो 2014 की यात्रा से लेकर के अभी तक की बीजेपी में संगठन प्रभावी हो गया है, व्यक्ति का महत्व नहीं बचा है और सामूहिकता के साथ काम हो रहा है। इसलिए जो भी प्रदेश अध्यक्ष होगा वो भी सफल ही हो जाएगा। और हम लोकसभा की जो गणना में कल देख रही थी टीवी पर कि इतनी विधानसभाएं मिलाकर के इतनी लोकसभाएं बनती, ऐसा नहीं होगा। हम 70 से ज्यादा लोकसभा सीटें जीतेंगे। उमा जी, जब कैंपेनिंग हो रही थी तो केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट आया कि अब मथुरा की तैयारी है, अयोध्या तो अब मंदिर बन रहा है, बन के तैयार भी 23 तक हो जाएगा। क्या प्लानिंग है कुछ बीजेपी इंटरनल में कि मथुरा को लेकर भी कुछ? इसमें तैयारी क्या जरूरत है, बजट देना है, क्योंकि वहाँ जैसे काशी कॉरिडोर बना है, इस तरह से पर्यटकों की सुविधा के लिए
मथुरा में और अच्छा व्यवस्थित और सुंदर मथुरा का ब्यूटिफिकेशन हो जाए। बाकी जो मूल स्थान है जहाँ श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था, वो तो आज भी माना जा रहा है कि जो समझौता हुआ था कि इस इमारत का जो ऊपर बना दी गई है एक धार्मिक इमारत, इसका जब क्षरण हो जाएगा तो फिर दूसरा नहीं, लेकिन उसके रिपेयर के काम होते रहे, उसका पालन भर होना है। वो तो स्वतः सिद्ध है कि वो श्री कृष्ण जन्मभूमि है। राम जन्मभूमि के लिए तो खुदाई करनी पड़ी, यहाँ तो खुदाई की जरूरत नहीं, दिखाई की जरूरत है कि आप जाकर के देखो तो अपने आप समझ में आ जाता है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि। कोर्ट का जो चल रहा है उसको लेकर कोर्ट में इंटरवेंशंस भी होते हैं ना, और कोर्ट हमेशा इस प्रकार के डिस्प्यूट के लिए आउटसाइड कोर्ट के सेटलमेंट को मान्यता देते हैं, अगर क्योंकि डिस्प्यूट ऑफ लैंड है तो इसलिए इसमें एक स्कोप हमेशा रहता है कि दोनों पक्ष बाहर जाके समझौता करके कोर्ट में प्रस्तुत हो जाएं, तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए, आप लोग पूरा तरीके से तैयार हैं। कल शपथ ग्रहण में भी आपने एक ट्वीट करा उमा जी की, आप वहां पर देर से पहुंची हैं, ट्रैफिक बहुत था, कई नेता उसमें थे, हम भी फंसे थे, तो क्या आप कैसे देखती हैं इस पूरी चीज को? क्या आपने कुछ पार्ट मिस किया उस शपथ ग्रहण समारोह का? किसकी गलती मानती हैं? किसी की नहीं मानती, बल्कि मुझे तो लगता है अच्छा हम लोगों को भी ये स्वाद मिलना चाहिए कि कैसे घंटों जाम में फंसे रह करके शपथ में। अभी है कि जाते तो मंच पे हम जाके बैठ जाते हैं आराम से, लाट साहब बने हुए। अब धरती की धूल खाई, धक्के खाए, लू के थपड़े झेले, अच्छा है ना, समझ में आना चाहिए ना हम लोगों को, इसका स्वाद मिलते रहना चाहिए। मैं तो खुश हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आखिरी सवाल, योगी आदित्यनाथ के लिए क्या संदेश है? क्योंकि आप एक वरिष्ठ नेता है, मुझे लगता है सीएम खुद संदेश सुनना चाहेंगे कि वो आने वाले 5 सालों में किस तरह से काम करें। मेरी उनकी खूब बातचीत होती है और खूब संवाद होता है, तो मुझे टीवी माध्यम नहीं चाहिए उनको संदेश देने के लिए। मैं तो योगी के बारे में भारत के युवाओं को संदेश देना चाहूंगी कि एक निष्ठ तपोनिष्ठ होकर के काम करोगे तो देखो कहाँ पहुंच गए योगी जी। ना कभी चालाकी की, ना कभी चापलूसी की, ना कभी चमचागिरी करी, ना कभी साजिश की राजनीति करी। परिश्रम, तपस्या और गरीब और अन्याय से पीड़ित लोगों की सेवा के दम पर आज वो व्यक्ति भारत के सबसे बड़े राज्य के अधिष्ठान पे दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं। वो तो ये पूरे विश्व के युवाओं के लिए एक संदेश है कि तपस्या का और संघर्ष का मार्ग चुनो। बहुत शुक्रिया उमा भारती जी। तो ये थी हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता उमा भारती। इनका सीधा संदेश है, योगी आदित्यनाथ जिस तरह से फिर से सीएम बने हैं, युवाओं के लिए एक प्रेरणा का विषय है कि किस तरह से एक तपस्वी ने किस तरह से मेहनत करके ईमानदारी से आगे आकर चीजें दिखाई है। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।